स्वागत है दोस्तों आपका आई केयर बीएमएस चैनल पे। आयुर्वेद पोर्शन खत्म करने के बाद अब हम एक ही लेक्चर में पूरा मॉडर्न पोर्शन खत्म करने की तैयारी में हैं। अगर आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और अच्छे मार्क्स लेके आएंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है हमारा साथ देंगे और आप इस लेक्चर को देखेंगे। बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि हम इस वीडियो में सिर्फ वही चीज़ कवर करेंगे जो एग्जाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दुनिया की फालतू की चीज़ें हम इसमें कवर नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो जो आने वाली चीज़ें हैं वही कवर करेंगे। ओके, होम्योस्टेसिस हम स्टार्ट कर रहे हैं होम्योस्टेसिस से। ठीक है, एक चैप्टर नंबर 4 है जो शंभुलिंगम का है। ओके, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। एक तो होम्योस्टेसिस क्या होता है उसका इंट्रो पढ़ेंगे। ठीक है, और होम्योस्टेसिस का जो है रोल ऑफ वेरियस सिस्टम में कैसे होता है। ठीक है, तो जो अनेक सिस्टम होते हैं वो होम्योस्टेसिस कैसे कंप्लीट करते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, और हम इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम पढ़ने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 मार्क्स में आता है, कंपलसरी आता ही है, बहुत सारे पेपर्स में आया है। एक दो ऐसे छूट गए तो छूट गए, नहीं तो आया। ठीक है, तो इन्हें कवर करने वाले इस टॉपिक में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो होम्योस्टेसिस क्या होता है, तो देखो, होम्योस्टेसिस ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। तो होम्योस्टेसिस क्या होता है, होम्योस्टेसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो जो इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी का है उसको कांस्टेंट करने के जो मैकेनिज्म होता है उसे हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस दो शब्दों से मिलकर बना है। एक कौन सा है, होमियो, और दूसरा कौन सा है, स्टेसिस। स्टेसिस, तो होमियो का मतलब होता है सेम, स्टेसिस का मतलब होता है स्टैंडिंग। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस का मतलब पूरा क्या हो गया, वही हो गया ना कि सेम और स्टैंडिंग मतलब सेम एनवायरमेंट। ठीक है, और उसको क्या करना है, स्टैंडिंग करना है, मतलब उतने पे ही रोकना है, तो उसे क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस बोलते हैं। ओके, अब इंटरनल एनवायरनमेंट डिपेंड किस पे होता है, देखो इंटरनल एनवायरनमेंट जो डिपेंड होता है वो डिपेंड होता है ईसीएफ पे। ईसीएफ क्या होता है, ईसीएफ पे, तो ईसीएफ क्या होता है, ईसीएफ को बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक, तो ये होता क्या है, internal environment in the body is the extracellular fluid in which the cell life, मतलब extracellular fluid वो होता है जिसमें सेल जिंदा रहती है। it is the fluid outside of the cell and it is constantly move throughout the body। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो सेल होती है सेल के बाहर भरा होता है। ठीक है, सेल के बाहर भरा होता है और ये हमेशा मूवमेंट करता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है। ओके, किसके साथ सर्कुलेट होता है, ये ब्लड के साथ मिलकर वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा सर्कुलेट होता है। ठीक है, intracellular fluid, ions and all other substance necessary for the survival of the cells। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या करता है, ये कंटेन करता है, ये क्या करता है, कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है, न्यूट्रिएंट, आयंस एंड ऑल सब्सटेंस नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल्स। जितने भी सेल्स को सर्वाइवल करने वाले आयंस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, वो सब कंटेन करके लाता है कौन, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। फिर आते हैं रोल इन वेरियस सिस्टम ऑफ द बॉडी इन होम्योस्टेसिस। तो जो सिस्टम्स हमारे होते हैं वो होम्योस्टेसिस में कैसे रोल करते हैं। ठीक है, तो एक एक पढ़ते हैं। देखो, एक एक पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, डाइजेशन सिस्टम। ठीक है, तो जो डाइजेशन सिस्टम है वो कैसे हमारी बॉडी को मेंटेन करता है, तो न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर ग्रोथ। तो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रोथ के लिए इसेंशियल होते हैं, एंड सभी एक्टिविटी के लिए भी इसेंशियल होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस सच एज अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो जो अमीनो न्यूट्रिएंट्स कैसे होते हैं ना, अमीनो एसिड के फॉर्म में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होते हैं, फैटी एसिड्स के फॉर्म में होते हैं। अब ये सोर्स का है, एनर्जी का सोर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्म में होते हैं ये डाइजेशन होने के बाद ब्लड के साथ मिलके पूरे बॉडी के सेल्स तक पहुंचते हैं और उसके बाद वो अपना फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, वो एक तो डाइजेशन करता है, उसके बाद वो पूरे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है ताकि हमारा बॉडी जो है अपना वर्क फंक्शन आराम से कर सके। इसके बाद आता है रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम कैसे जो है होम्योस्टेसिस में हेल्प करता है वो देखते हैं। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, और रिस्पांसिबल होता है किसके लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। तो जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती रहती हैं तो हमारे बॉडी में जो है एसिडोसिस और ये बेस ये सब मेंटेनेंस रहता है, एसिडोसिस नहीं हो पाता है। ठीक है, और वाटर बैलेंस मेंटेन रहता है, एसिड बैलेंस और टेम्परेचर ये सब मेंटेन रहता है। इस ऐसे जो है हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारा होम्योस्टेसिस में हेल्प करता है। बॉडी टेम्परेचर हमारा जो है कैसे होम्योस्टेसिस में हेल्प करता है, देखो, body temperature must be maintained at 37.5 डिग्री सेल्सियस। इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर अल्टर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेल्स। ठीक है, तो जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज और डिक्रीज किस पे होता है, मेटाबॉलिज्म
पे डिपेंड करता है, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है सेल की उस पर डिपेंड करता है। तो द स्किन, रिस्पायरेटरी सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, स्केलेटन सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम्स आर इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस मेंटेनिंग द टेम्परेचर विद इन नॉर्मल लिमिट्स, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि डाइजेशन सिस्टम, रिस्पायरेशन सिस्टम हेल्प करते हैं, ऐसे ही एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हेल्प करता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे हेल्प करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है किडनी से जो भी वेस्ट होता है, ठीक है, वो निकाल के बाहर कर देता है बॉडी से। तो वेस्ट जब हमारे ब्लड में नहीं रहेगा ना, तो बॉडी का जो फंक्शन है वो नॉर्मली चलेगा, और जब नॉर्मली चलेगा ना तो मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस आराम से रहेगा, होम्योस्टेसिस अपना फंक्शन करता रहेगा आराम से। तो क्या है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस शुड बी मेंटेन्ड ऑप्टिमली, ठीक है, अदरवाइज इट इज लीड टू dehydration or water toxicity and alteration in the osmolality of the body fluids, kidney, skin, salivary gland and gastrointestinal tract टेक केयर ऑफ हिज। मतलब जो है वाटर अगर हमारे बॉडी में कम हो गया, ठीक है, या वाटर बढ़ गया तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो होम्योस्टेसिस उसका जो है गड़बड़ हो जाएगा। इस वजह से जो किडनी होती है वो वाटर को बैलेंस करती है, ठीक है, उसको या तो कम होगा तो डाईयूरेटिक सिस्टम करके उसको निकाल देती है बाहर बॉडी से ज्यादा मात्रा में, ठीक है, कम होगा तो जो है उसको कम कर देती है, डिक्रीज कर देती है बाहर निकालना, ज्यादा होगा तो डिक्रीज कर देती है, सॉरी ज्यादा होगा तो बढ़ा देती है, और कम होगा तो निकालना कम कर देती है, डिक्रीज कर देती है सिस्टम। तो ऐसे हमारा जो है होम्योस्टेसिस चलता रहता है। फिर आता है स्किन। तो स्किन क्या होता है? स्किन जो है हमारी पूरी बॉडी को कवर करता है, तो जो पूरी बॉडी को कवर करता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो सबसे पहले क्या कहाँ जाते हैं? स्किन पे। तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्किन पे जाते हैं तो एक टाइप से वो पहले ही खत्म, पहला ही डिफेंस सिस्टम हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होती है, टॉक्सिसिटी कम होती है बॉडी में, और जो हमारी बॉडी के फंक्शन होते हैं वो नॉर्मल रहते हैं। अगर डायरेक्ट हमारी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला गया ना तो पैथोजेंस की तरह वर्क करेगा और हमको बीमार कर देगा। तो जब बीमार कर देगा तो हमारे होम्योस्टेसिस जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए जो स्किन जो होती है वो होम्योस्टेसिस को नॉर्मल करती है। फिर एक सिस्टम आता है ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे करता है? तो देखो पूरे बॉडी में ब्लड जो है वो हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, ठीक है। तो जो पंप करता है तो जितने भी रिस्पॉन्सिबल हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन होती है, वो ब्लड के थ्रू पूरे एक एक सेल तक पहुंच जाती है, जिस वजह से हमारा होम्योस्टेसिस नॉर्मल रहता है। होम्योस्टेसिस जो है गड़बड़ नहीं होता है, बॉडी अपना फंक्शन प्रॉपर कर पाती है। ऐसे सिस्टम आते हैं, एक तो लिम्फेटिक सिस्टम आ जाता है, इसी में होम्योस्टेसिस लिम्फेटिक सिस्टम करता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम भी वैसे ही करता है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है? लिम्फेटिक सिस्टम जो है क्लोज सिस्टम होता है, ठीक है, और ये लिम्फ नोड के द्वारा द्वारा जो है फ्लो करता है। लिम्फ जो होती है वो लिम्फ नोड के द्वारा फ्लो करती है, ठीक है। और जो इनके फंक्शन होते हैं, ये क्या करते हैं? एक तो प्रोटीन रिटर्न लाती है, ठीक है, अगर एक्सेस प्रोटीन हो गई है तो वो रिटर्न लाती है, ठीक है। और लिम्फ नोड क्या होती है? डिफेंस बैरियर की तरह काम करती है, ठीक है। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर कर गया है तो क्या करती है? बैक्टीरिया या वायरस को खत्म कर दिया, टॉक्सिक एजेंट को खत्म करने का काम करती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, उसमें डब्ल्यूबीसी भारी मात्रा में पाई जाती है। और जब तुमने देखा होगा अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है ना तो सबसे पहले हमारी जो लिम्फ नोड होती हैं वो क्या हो जाती हैं? फूल जाती हैं। तो उसका मतलब है कि हमारा कहीं ना कहीं उस एरिया में इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। ऐसे एक सिस्टम आता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम भी हमारा काफी हेल्प करता है होम्योस्टेसिस में। ये कैसा करता है? ये हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। पूरा खेल तो बॉडी में हार्मोन पे डिपेंड करता है ना, तो अगर हार्मोन इधर उधर हो गए तो हमारा होम्योस्टेसिस गड़बड़ हो जाएगा। तो एंडोक्राइन सिस्टम भी क्या करता है? हमारा होम्योस्टेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम मिलकर होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं ताकि कोई गड़बड़ी जो है ना हो पाए। तो होम्योस्टेसिस अच्छा टॉपिक है, इसको पढ़ना 5 नंबर में पूछ लेता है। मैकेनिज्म क्या होता है, कंपोनेंट क्या होते हैं होम्योस्टेसिस के? तो सबसे पहले हम कंपोनेंट पढ़ते हैं। तो होम्योस्टेसिस के कंपोनेंट क्या होते हैं? देखो दो टाइप से चलता है। एक होता है, एक हमारा होता है इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन के तौर पे। एक मिनट देखो, एक होता है इन्फॉर्मेशन के तौर पे, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और दूसरा होता है कमांड। अब ये क्या होता है अभी बता रहा हूँ। दूसरा क्या होता है? कमांड। तो देखो जब हमारी बॉडी, एक तो मान लो हमारी नॉर्मल स्टेज है, क्या है? नॉर्मल स्टेज। नॉर्मल स्टेज से अगर हमारी बॉडी में कोई डिविएशन आता है, कोई गड़बड़ी होती है, या कुछ भी ऐसा लगता है बॉडी को कि वहां पे कोई गड़बड़ी हुई है, तो क्या करेगा? जब कोई डेविएशन आ जाएगा, ठीक है, मतलब डिविएशन कोई आया, डिविएशन कोई आ गया, तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी जो है, जो वहां पे रिसेप्टर लगे होते हैं तो वो उनको सेंसर बोलते हैं, सॉरी सेंसर बोलते हैं, सेंसर। तो सेंसर क्या, रिसेप्टर सेंस करके उस सेंसर को देंगे, तो वो क्या करेगा? वो सेंसर न्यूरॉन्स के थ्रू होते हुए कहाँ पहुंच जाएंगे? हमारे कंट्रोल सेंटर पे। तो कंट्रोल सेंटर क्या होता है? कंट्रोल सेंटर पे पहुंचे। कंट्रोल सेंटर क्या होता है? कंट्रोल सेंटर हमारी ब्रेन होती है, ठीक है। तो कंट्रोल सेंटर पे पहुंचेंगे। कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? कंट्रोल सेंटर जो है
वो इफेक्टर को बताएगा, इफेक्टर को कि हाँ वहाँ पे कोई डेविएशन हुआ है। इफेक्टर क्या करेगा, इफेक्टर वहाँ से जो इफरेंट नर्व होती है, दो टाइप के होते हैं ना, अफरेंट और इफरेंट, तो वहाँ पे जो आने वाली नर्व होती है ना, सेंसर्स को लाती है, ठीक है, वो क्या करेगी, करेक्शन करेगी, जहाँ जो भी डेविएशन हुआ है उसके सामने करेक्शन करेगी, और करेक्शन के बाद वो चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, समझ आया? सिंपल सी लैंग्वेज में समझाते हैं। देखो सबसे पहले नॉर्मल वैल्यू होती है हर चीज की, ठीक है, बॉडी में नॉर्मल वैल्यू हमारी चलती रहती है। नॉर्मल वैल्यू से अगर कोई डिविएशन हुआ, मतलब कोई गड़बड़ी हुई, ठीक है, कोई डिविएशन हुआ, तो क्या करेगा, उसको सेंस करेगा हमारा सेंसर। सेंस करने के बाद जो है सेंसर क्या करेगा, सेंस करेगा, सेंस करने के बाद वो कंट्रोल सेंटर को भेजेगा, तो कंट्रोल सेंटर को भेजेगा, कंट्रोल सेंटर उसको डिटेक्ट करेगी और इफेक्टर को बताएगी कि हाँ भैया वहाँ पे कोई दिक्कत हुई है, तो इफेक्टर क्या करेगा, इफेक्टर फिर से करेक्शन कर देगा, क्या करेगा, करेक्शन कर देगा, और करेक्शन करने के बाद वो फिर हमारी क्या हो जाएगी, नॉर्मल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये ऐसे मैकेनिज्म हमारा होता है होम्योस्टेसिस का। अब आगे देखते हैं फीडबैक सिस्टम। तो फीडबैक सिस्टम क्या होता है, दो टाइप से फीडबैक सिस्टम होता है, एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता है। तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में हम देखते हैं कि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इज द वन ऑफ विच सिस्टम रिएक्ट इन सच ए वे एज टू अरेस्ट द चेंज और रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज। आफ्टर रिसीविंग ए मैसेज, effectors send negative feedback sign back to the system. Now the system stabilizes in its own functions and makes an attempt to maintain homeostasis. इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं। जब कभी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में पढ़ते हैं तो देखो सबसे पहले हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है, इनहिबिटेशन ऑफ टीएसएच। ये एग्जाम्पल देखते हैं, वो थोड़ा टफ एग्जाम्पल है, समझ नहीं आएगा, इसमें समझते हैं। देखो हमारी बॉडी क्या है, नॉर्मल कॉन्स्टेंस पे रहती है, नॉर्मल कॉन्स्टेंसी स्टेज पे है, ठीक है, कांस्टेंट स्टेज पे है। फिर क्या होता है, जैसे हमारा पानी, पानी का ये एग्जांपल जो है वाटर लेवल का है कि हमारे बॉडी में कितना जो है वाटर बैलेंस है, बैलेंस है कि नहीं इस पे। तो सबसे पहले क्या है, हमारा एक नॉर्मल स्टेज होती है, क्या होती है, नॉर्मल स्टेज होगी, ये वाली नॉर्मल स्टेज होगी। फिर क्या हो, बाई चांस हमारे बॉडी में पानी क्या हुआ, कम पड़ गया, डिक्रीज हो गया। तो जब डिक्रीज हो गया पानी, तो क्या करेगा, वाटर कंटेंट अगर डिक्रीज होगा तो ब्रेन को मैसेज आएगा, ब्रेन को मैसेज आएगा कि भैया हमारे बॉडी में पानी कम हो रहा है। तो जब ब्रेन को मैसेज गया तो उसने क्या किया, ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन ने स्टिमुलेट्स ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर एंड हाइपोथैलेमस, मतलब जब पानी कम पड़ा, डिक्रीज हुआ, तो क्या हुआ, जो हमारा हाइपोथैलेमस है उसमें एक ऑस्मो रिसेप्टर लगा होता है। ऑस्मो रिसेप्टर क्या करेगा, वो डिटेक्ट कर लेगा, मतलब मैसेज ब्रेन को पहुंचाएगा, वो डिटेक्ट करके, ब्रेन में ही होता है हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करेगा कि हाँ बॉडी में पानी कम हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा, क्या इंक्रीज करेगा, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करेगा, एंटी मतलब लगा है ना, तो डायूरेटिक मतलब वाटर, जो वाटर रिटेंशन है, मतलब वाटर लॉस हो रहा है, जो जितना किडनी वाटर फिल्टर कर रही है ना, उसका रिटेंशन करने लगेगा, मतलब उतना वो फिल्टर के बाहर नहीं निकालेगी। तो वही है, तो क्या करेगा ना, इंक्रीज वाटर रिटेंशन, मतलब जो वाटर रिटेंशन है वो इंक्रीज हो जाएगा किडनी से, मतलब ऑब्जॉर्प्शन तेजी से होगा, जो किडनी के बाद एब्जॉर्प्शन भी होता है ना, तो वो तेजी से होगा और यूरिन फॉर्मेशन कम होगा। ठीक है, एक तो ये प्रोसेस चली, ठीक है, ये प्रोसेस चल रही है। उसके साथ ही प्रोसेस एक और चल रही है, क्या, जब हमको प्यास लगी, एक तो जब से वाटर कंटेंट डिक्रीज हुआ, वाटर कंटेंट डिक्रीज होगा तो लगेगी प्यास, जब प्यास लगेगी तो हम क्या करेंगे, पानी पियेंगे, और पानी पियेंगे तो क्या, इनटेक वाटर लिखा ना, तो इनटेक वाटर मतलब पानी पियेंगे, तब क्या होगा, एक तो वाटर रिटेंशन इंक्रीज हो गया, मतलब हमारा बॉडी जो है पानी को बाहर कम निकाल रही थी, ऊपर से हम पानी पी भी रहे थे, तो हमारा फिर एक नॉर्मल वैल्यू आ गई। ठीक है, क्या हो गया, नॉर्मल वैल्यू आ गई। अब इस नॉर्मल वैल्यू में क्या हुआ, अगर हम लगातार वही होता रहेगा, ठीक है, लगातार वही होता रहेगा, तो क्या होगा कि जो है वाटर कंटेंट बढ़ेगा बॉडी में, बढ़ेगा ना, और जब बढ़ेगा तो फिर वही समस्या आ जाएगी कि होमोस्टेसिस गड़बड़ हो जाएगा। तो वाटर कंटेंट जो बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले इंक्रीज वाटर कंटेंट, मतलब जो हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट बढ़ा, तो एक काम होगा कि सबसे पहले हमारी प्यास खत्म हो जाएगी, प्यास खत्म हुई, ठीक है, प्यास खत्म होने के बाद क्या होगा, जो स्टिमुलेशन ऑस्मो रिसेप्टर्स दे रहा था हाइपोथैलेमस को, तो वो क्या होगा, वो बंद हो जाएगा, कोई स्टिमुलेशन नहीं जाएगा, कोई मैसेज हाइपोथैलेमस को नहीं जाएगा। तो जब नहीं जाएगा तो जो एडीएच सिक्रेट कर रहा था वो अपने आप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एडीएच सिक्रेशन डिक्रीज होगा, और जब एडीएच सिक्रेशन डिक्रीज होगा तो जो वाटर रिटेंशन हो रहा था किडनी से, वाटर रिटेंशन बंद हो जाएगा, मतलब वो रिवर्स वाटर नहीं हो पाएगा, और अधिक मात्रा में पानी जो है यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लगेगा, और जब बाहर निकलने लगेगा तो क्या होगा, आके नॉर्मल स्टेज पे आ जाएगा, नॉर्मल स्टेज पे आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम खत्म हो जाएगा, मतलब इसमें पॉजिटिव चला था, पॉजिटिव का जब एक्सेस हो गया तो वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जाके स्टॉप कर दिया। ठीक है, अगर कोई डिविएशन नहीं होता है तो नॉर्मल वैल्यू रहती है, मतलब डिविएशन जरूरी है। ओके, फिर आते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में। तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम वैसे होता है जैसे नेगेटिव, नेगेटिव क्या करता है, नेगेटिव क्या, एक अगर बढ़ेगा तो दूसरे साइड से बंद हो जाएगा, वो अपने आप, मतलब उसको बंद करना पड़ेगा, सेंस नहीं जाएगा तो अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन पॉजिटिव में ऐसा नहीं होता, पॉजिटिव में क्या होगा, पॉजिटिव का एग्जांपल देते हैं, तो कभी कभी जैसे हमारी ब्लड इंजरी हुई, कोई चोट लगी, जब कोई चोट लगेगी तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स हमारी रप्चर होगी,
जब रप्चर होगी तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, तो ब्लीडिंग जब स्टार्ट होगी तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेटर जो है क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एक्टिवेट होने लगेगा, और जब वो एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, उसके बाद क्या होगा, कन्वर्जेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, तो जो प्रोथ्रोम्बिन था वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, तो जब थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा तो वही थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को और बढ़ाएगी, देखो प्लस लगा ना, मतलब वो जो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ, जैसे थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का बहुत ज्यादा फॉर्मेशन बढ़ा दिया, तो जब फॉर्मेशन बढ़ा दिया, ठीक है, तो एक तो प्रोसेस पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में चली गई, दूसरा क्या होगा, ये जो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना वो क्या करेगा, वो फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन जो है उसको एक्टिव करेगा, और फिब्रिनोजन जो एक्टिव हो जाएगा ना, तो फिब्रिनोजन एक्टिव होने के बाद फिब्रिन में कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, फिब्रिन में, और फिब्रिन क्या करेगी, स्टॉप ऑफ ब्लीडिंग, तो मतलब इसमें पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम ये समझने वाला है कि इसमें पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या होगा, जब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होगा तो थ्रोम्बिन एक्टिवेट करेगा, थ्रोम्बिन एक्टिवेट करेगा तो थ्रोम्बिन एक्टिवेट होने के बाद प्रोथ्रोम्बिन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, मतलब उसका सिक्रेशन बढ़ा देता है, ठीक है, और वो जब थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर फिब्रिन का फॉर्मेशन करेगा, फिब्रिन के बाद क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, दूसरे टॉपिक में हम ब्लड देखते हैं, तो ब्लड में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कंपोजिशन पढ़ेंगे, ठीक है, कंपोजिशन में प्लाज्मा, सीरम और ब्लड सेल्स अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, इतना ही पढ़ेंगे, बाकी उसके फंक्शंस पढ़ेंगे, फंक्शन तो सारे पढ़ने हैं, ये आता है 5 नंबर में या 10 नंबर में पूछ सकता है। इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन क्या है, तो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू इन फ्लूइड फॉर्म, इट इज a considered as fluid of life because it is carries oxygen from lungs to parts of body and carbon dioxide from all parts of the body to lungs, ठीक है, तो क्या है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, किसमें, ये फ्लूइड फॉर्म में होता है, फ्लूइड फॉर्म में, और ये क्या होता है, कंसिडर्ड फ्लूइड ऑफ लाइफ, इसको क्या बोलते हैं, इसको एक टाइप बोल सकते हैं फ्लूइड ऑफ लाइफ, क्या बोलते हैं, फ्लूइड ऑफ लाइफ, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स से पूरे पार्ट के, मतलब सारे सेल्स की, जितने भी हमारे बॉडी में सेल्स हैं सबको कैरी करता है ऑक्सीजन, ठीक है, और क्या करता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को लेके लंग्स तक लेके जाता है, ओके। फिर आता है प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड, तो प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड में क्या होता है, इसका कलर क्या होता है, कलर होता है इसका रेड, ठीक है, आर्टेरियल ब्लड जो होता है वो स्कारलेट रेड होता है, कैसा होता है, स्कारलेट रेड, और जो वेनस ब्लड होता है वो पर्पल रेड होता है, अब ऐसा क्यों होता है, देखो जो आर्टेरियल ब्लड होता है ना, आर्टेरियल ब्लड में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड होता है, तो इस वजह से ये स्कारलेट रेड होता है, स्कारलेट रेड होता है, लेकिन जो हमारा वेनस ब्लड होता है, वेन्स में ब्लड जो जाता है, वेन्स में वो होता है डीकार्बोनेटेड ब्लड, डी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होती है, ठीक है, तो डी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से उसमें क्या होता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से उसमें क्या होता है, वो रेड पर्पल रेड होता है, हो जाता है वॉल्यूम, तो कितना होता है बॉडी में ब्लड, तो देखो वही अबाउट होता है कितना, 5 लीटर एडल्ट में, ठीक है, न्यू बॉर्न में कितना होता है, 450 ml, ठीक है, 450 ml न्यू बॉर्न में होता है, और जो मेल होती है ना, एडल्ट मेल, फीमेल सॉरी एडल्ट फीमेल, तो एडल्ट फीमेल में थोड़ा कम होता है, 4.5 लीटर खून जो है एडल्ट फीमेल में पाया जाता है। पीएच कितना होता है ब्लड का, ब्लड का पीएच होता है 7.4, कितना होता है 7.4, ये याद रखना, पीएच अगर आएगा तो लिखना पड़ेगा, तो ब्लड का पीएच 7.4 होता है, नॉर्मल कंडीशन होती है। अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड में हम क्या पढ़ेंगे, देखो ब्लड कंटेन द ब्लड cells which are called formed elements and the liquid portion now as plasma, देखो ब्लड में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है प्लाज्मा, ठीक है, और एक होती है सेल्स, ठीक है, तो लिक्विड पार्ट जो होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं, एक ठोस पार्ट जो होता है उसको सेल्स बोलते हैं। अब कंपोजिशन के लिए बस टेबल काफी है, इसको याद कर लो, हो जाएगा, तो देखो सबसे पहले हम प्लाज्मा देखते हैं, सेल्स बाद में देखते हैं, पहले प्लाज्मा देखते हैं, तो प्लाज्मा क्या क्या होता है, देखो प्लाज्मा में सॉलिड होते हैं 7 से 8%, ठीक है, वाटर होता है 92 93%, मतलब सबसे ज्यादा वाटर होता है, और गैसेस भी होती हैं, जो शेष बची वो गैसेस होती हैं, 1-2% गैसेस हो गई, ठीक है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, एक तो सॉलिड और गैसेस पार्ट हो गया, और एक हो गया वाटर पार्ट, दो पार्ट इसमें होते हैं, एक तो सॉलिड और गैसेस और दूसरा वाटर पार्ट, तो वाटर पार्ट को हम किनारे करते हैं, सॉलिड और गैसेस देखते हैं, तो सॉलिड में क्या क्या होता है, सॉलिड में सब्सटेंस होते हैं, कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या पाया जाता है, प्रोटीन्स, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, 3 प्लाज्मा प्रोटीन्स पाई जाती है, एल्बुमिन पाया जाता है, ग्लोबुलिन पाया जाता है, और फिब्रोनोजन पाया जाता है, फिब्रोनोजन अभी पढ़ाया था, फिब्रोनोजन क्या करता है, क्लोटिंग के फैक्टर होते हैं, क्लोटिंग में हेल्प करता है, ठीक है, अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, नॉन एसेंशियल जो हमारे लिए अच्छे होते हैं वो भी पाए जाते हैं, जो अच्छे नहीं होते हैं वो भी पाए जाते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ग्लूकोज पाया जाता है, फैट्स होते हैं, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, ये सब ये जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। इनऑर्गेनिक में क्या क्या पाया जाता है, देखो इनऑर्गेनिक में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फास्फोरस, फास्फेट, आयोडीन, आयरन, कॉपर, ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, देखो एमाइलेज होता है,
कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है, एसिड फास्फोरस होता है, एल्कलाइन फास्फोटास होता है, लाइपेज होता है, एस्टर होता है, प्रोटीज होता है और ट्रांसमिनेज होता है। ठीक है, इसके अलावा नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन्स होते हैं। तो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन्स कौन? अमोनिया, क्रेटिनिन क्रेटिनिन क्रेटाइन क्रेटिनिन और जेंथिन और हाइपोजेंथिन, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब ब्लड में ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, सॉरी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है गैसेस। तो गैसेस में हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, नाइट्रोजन। ठीक है, ये सब गैसेस पाई जाती है। बेसिक्स आए, बस ये टेबल याद कर लो और काफी है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छे से पढ़ लेना। एक मिनट। ठीक है। अब दूसरा पार्ट आता है ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स कितनी प्रकार की होती हैं? देखो, हमारे ब्लड में 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। एक तो होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी, ठीक है, एक प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आरबीसी को क्या हम बोलते हैं? आरबीसी को बोलते हैं इरेथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। यहाँ डिटेल नहीं दे रहे हैं, आगे चल के तीनों अलग अलग पढ़ना है हमको। ठीक है, तो क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। यहाँ बस नाम याद रखो, आगे अभी चल के इनको पढ़ना है। अब सीधे आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड के फंक्शन क्या है? तो देखो, इसका फंक्शन कई देख, जैसे न्यूट्रिटिव फंक्शन, रेस्पिरेटरी फंक्शन, एक्सक्रीटरी फंक्शन, स्टोरेज फंक्शन, डिफेंसिव फंक्शन और स्टोरेज फंक्शन है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर है, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस है, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस है, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है, एक्सक्रीटरी फंक्शन है। सारे फंक्शन जो है ब्लड में ही आ जाते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन अलग अलग से पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। न्यूट्रिटिव फंक्शन मतलब न्यूट्रिएंट सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स एंड विटामिन्स derived फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड कैरीज बाय ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब ये हमारे डाइजेशन से उसको एब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी तक पहुंचाता है। ठीक है, रिस्पायरेटरी फंक्शन कैसे? तो रिस्पायरेटरी फंक्शन क्या करता है? ये हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को लेके पूरी बॉडी तक पहुंचाता है और पूरी बॉडी से ऑक्सीजन को लेकर लंग्स तक पहुंचाता है, एक्सचेंज करवाता है। ठीक है, तीसरा का एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारा क्या होता है? वो किडनी के थ्रू बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलने के बाद क्या होता है? हमारा ब्लड जो है प्यूरीफाई हो जाता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है शुद्ध रहती है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। देखो, जितने भी हार्मोन्स और एंजाइम्स होते हैं वो सारे ब्लड में ही सिक्रीट होते हैं। तो ब्लड वो क्या करता है? उनको ले जाके उनका जो जो उनका मेन ऑर्गन होता है, जहाँ पे उनको एक्ट करना होता है, वहां पे जाके वो एक्ट करते हैं। ठीक है, वाटर बैलेंस करता है। देखो, एक्सेस वाटर होगा तो हमारे ब्लड में ही सर्कुलेटरी सिस्टम में आके क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा किडनी के थ्रू। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। अगर एसिड हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा हो रहा है या बेस हो रहा है या कोई प्रॉब्लम और ऐसी आ रही है जिसमें हमारा कोई सब्सटेंस अधिक हो रहा है, तो ब्लड में ही आके वो बाहर निकल जाता है। स्टोरेज फंक्शन, इसमें स्टोरेज भी होती है। क्या स्टोरेज होता है? जो प्रोटीन्स, ग्लूकोज, सोडियम एंड पोटेशियम, जो भी शरीर में सब्सटेंस होते हैं, उनको ये ले जाके उनका स्टोरेज जहाँ पे होता है वहाँ पे स्टोर करता है। ठीक है, और डिफेंस सिस्टम, तो डिफेंस तो करता है ये ब्लड। इसी में सब कुछ लिम्फोसाइट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ये सब फाइगोसाइटोसिस का फंक्शन करते हैं, वो सब ब्लड में। अब सीधा आते हैं हम आरबीसी पे। तो आरबीसी क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स में क्या क्या पढ़े? इसका इंट्रो पढ़ेंगे, नॉर्मल वैल्यू, मॉर्फोलॉजी, पर जो भी इंपॉर्टेंट है वो पढ़ते हैं। ठीक, टाइम कम है तो इतना बताना नहीं है। तो इंट्रो क्या होता है? तो आरबीसी जो होती है नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म एलिमेंट होता है। ठीक है, अगर क्या करती है, ये एक टाइप का कलर पिगमेंट होती है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो आरबीसी को और क्या बोलते हैं? आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो याद रखना, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, ये क्या करता है? ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। ठीक, उसके बाद आते हैं इसके नॉर्मल वैल्यू। तो नॉर्मल वैल्यू इसकी कितनी होती है? 4 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक माइक्रोमीटर, सॉरी, मिलीलीटर पर क्यूबिक, 4 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर। फीमेल में कम होती है, फीमेल में 4.5 मिलियन होती है। ठीक है, अब मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल साइज देख लो। इसका डायमीटर 7.2 माइक्रोन होता है, थिकनेस इसकी 2.2 होती है, और सरफेस एरिया 120 स्क्वायर माइक्रोन होता है, और वॉल्यूम 85 टू 19 क्यूबिक। फिर शॉर्ट नोट्स इरिथ्रोपोइसिस पे पूछ लेते हैं। तो इरिथ्रोपोइसिस में क्या है? देखो, इरिथ्रोपोइसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो आरबीसी कैसे बनती है? इसी को बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस of the origin development and maturation of erythrocytes. Hematopoiesis or hematopoiesis is the process of origin development and maturation of all blood cells. ठीक है, तो हीमोपोइसिस अगर लगा है तो ऑल ब्लड सेल्स होता है। ठीक है, सिर्फ इरिथ्रोपोइसिस है तो क्या होगा? सिर्फ आरबीसी की बात हो रही है। अब इरिथ्रोपोइसिस की साइट क्या होती है, मतलब ये कहाँ पे होते हैं? ये तो देखो, अगर फीटल लाइफ है तो फीटल लाइफ में क्या होता है? क्या कहाँ होती है? 3 स्टेजेस में होती है। 3 स्टेज मतलब मीसोब्लास्टिक स्टेज में होती है, हिपैटिक स्टेज में होती है, माइलोइड स्टेज में होती है। तो मीसोब्लास्टिक स्टेज में कहाँ होती है?
मीसोब्लास्टिक स्टेज में होती है आरबीसीज प्रोड्यूस फ्रॉम मीजनकाइम। मीजनकाइम मतलब योग शेक में, ठीक है, योग शेक में कोई थी। और हेपाटिक स्टेज में क्या होती है, थर्ड मंथ मतलब लीवर में होती है, ठीक है, लीवर में, स्प्लीन में और लिम्फॉइड ऑर्गन्स में होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टेज माइलॉइड स्टेज। इसमें क्या होती है, बोन मेरो में होती है, बोन मेरो और लीवर में। कहाँ कहाँ, बोन मेरो और लीवर में, ठीक है। ये तीन स्टेज याद रखना, बस ये याद रखना कहाँ कहाँ होती है। तो मीजोप्लास्टिक स्टेज में कहाँ होती है, मेसेनकाइम में होती है। हेपेटिक स्टेज में कहाँ होती है, लीवर स्प्लीन लिम्फोइड ऑर्गन्स में हो सकती है, ठीक है। माइलॉइड में स्टेज में कहाँ होती है, बोन मेरो और लीवर में होती है। सिंपल सा एक डायग्राम याद करना है तुमको, ये वाला। तो कैसे बनता है, तो देखो सबसे पहले जो हमारी स्टेम सेल होती है उसको प्लूरिपोटेंट हेमोपोइटिक स्टेम सेल बोलते हैं। ये क्या करती है, ये कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट फॉर्मेट करती है, कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट बनाएगी, ठीक है। उसके बाद कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई बनाती है, ठीक है, इरेथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो इरेथ्रोसाइट्स बनाएगी, उसके बाद क्या होगा, ये कन्वर्ट होगी, किस में कन्वर्ट होगी, प्रो इरेथ्रोसाइट्स में कन्वर्ट होगी। देखो इसके स्टेजेस याद करना है तो बहुत लंबा प्रोसेस है, उतना टाइम नहीं है जो समझा पाऊँ, तो अगर टाइम हो तो पढ़ लेना, ठीक, वरना तुम्हारे डायग्राम काफी है नंबर लाने के लिए, ठीक है। तो प्रो इरेथ्रोसाइट्स के बाद स्टेज आती है नॉर्मो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट की। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट अगर हो गया तो उसके बाद क्या स्टेज आती है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट देख लेना, उसका लेट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट के रेटिनोक्लोसाइट्स, रेटिनोक्लोसाइट्स के बाद डायरेक्ट तुम्हारी क्या स्टेज आती है, वो जो है इरेथ्रोसाइट्स हो जाता है। इरेथ्रोसाइट्स हो जाता है तो इसमें आरबीसी मैच्योर हो जाती है। ऐसे स्टेजेस सारी आती है। देखो तुम्हारे लिम्फोसाइट्स कैसे बना, प्लेटलेट्स कैसे बना, देखो प्लेटलेट्स की तुमको सिंपल से बता दूं, जब प्लेटलेट्स बनती है तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट वो स्टेम प्लूरिपोटेंट हेमोपोइटिक स्टेम सेल वही रहती है, ठीक है। कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट वो बनाती है, कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट, उसमें कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई थी, इसमें कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एम है। ये क्या करेगा, मेगा कैरियोसाइट्स करेगा, मेगा कैरियोसाइट्स के बाद सीधे प्लेटलेट्स बन जाती है। इसमें सिर्फ दो तीन स्टेज होते हैं, एक तो तुम्हारी स्टेम सेल रहेगी सेम, ठीक है, स्टेम सेल के बाद सी एफ बी बनाती है, मतलब कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट बनाएगी, ब्लास्टोसाइट्स के बाद कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एम बनाएगी, ठीक है। इनके बाद मेगा कैरियोसाइट बनाएगी, मेगा कैरियोसाइट्स क्या करेगी, सीधे प्लेटलेट्स में फॉर्मेट कर देगी। फिर एक टॉपिक आता है हीमोग्लोबिन आयरन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो इसमें सिंपल सिंपल थोड़ी चीजें पढ़ेंगे हम, ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है ये पढ़ेंगे। और देखो कितनी वैल्यू होती है, देखो हीमोग्लोबिन एट बर्थ कितनी होती है, 25 ग्राम पर डील होती है। आफ्टर 3 मंथ कितनी होती है, 20 ग्राम पर डील होती है। आफ्टर 1 ईयर कितनी होती है, 17 ग्राम पर डील होती है। और प्यूबर्टी पे कितनी होती है, 14 to 16 ग्राम पर डील होती है। ओके, थोड़ा वेरी करता है ये अलग अलग मेल और फीमेल में। तो देखो 15 ग्राम पर डीएल मेल में होती है और 14 साढ़े 14 ग्राम पर डीएल फीमेल में पाई जाती है। तो फंक्शन क्या वही होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितने भी बार लिख लो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इम्यूनिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्यूनिटी कई बार पूछा गया है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। क्या होती है इम्यूनिटी, इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट पैथोजेनिक एजेंट, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये बॉडी की हमारे एक कैपेसिटी होती है, ठीक है, जो क्या करती है, जो पैथोजेनिक एजेंट होते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनसे लड़ने की क्षमता, उसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक इननेट इम्यूनिटी होती है, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ठीक है। तो इननेट इम्यूनिटी क्या होती है, इननेट इम्यूनिटी इज द इनबॉर्न कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट पैथोजेंस, मतलब ये हमको जन्म से मिलती है। बाय चांस इफ द ऑर्गेनिज्म एंटर द बॉडी, इननेट इम्यूनिटी एलिमिनेट देन बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ एनी डिसीज। देखो क्या होती है, सबसे पहले जब हम जन्म लेते हैं तो हमको माँ के साथ ही जो इम्यूनिटी मिलती है वो इननेट इम्यूनिटी होती है, ठीक है। वो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, किसी भी प्रकार का अगर बैक्टीरिया एंटर करेगा किसी भी प्रकार का, तो इननेट इम्यूनिटी उसको किल कर देगी, उसको किल कर देगी, ठीक है। इसलिए नॉन स्पेसिफिक होती है, मतलब ये किसी एक चीज के लिए नहीं होती है, सारी प्रकार की, सारे जितने भी हमारे लिए नुकसानदायक जितने भी चीजें हैं उनके लिए एक्टिव होती है, ठीक है। इसको फर्स्ट लाइन डिफेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन डिफेंस बोलते हैं, फर्स्ट लाइन डिफेंस बोलते हैं। फिर आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज द रेजिस्टेंस डेवलपमेंट इन द बॉडी अगेंस्ट द स्पेसिफिक फॉरेन बॉडी लाइक बैक्टीरिया, मतलब जो हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया वायरस एंटर करते हैं तो उसके उसके लिए एक अलग से इम्यूनिटी बनती है। तो वो इम्यूनिटी जो बनती है तो वो स्पेशली उसी बैक्टीरिया वायरस के लिए होती है, वो सिर्फ उसी पे काम करेगी, तो उस इसलिए इसको स्पेसिफिक बोलते हैं। अगर मान लो कि हमारे अंदर कोरोना वायरस एंटर किया है, ठीक है, तो कोरोना वायरस एंटर किया है तो उससे जब हमारी बॉडी लड़ेगी, तो उससे जब लड़ेगी तो वो एक वैसी इम्यूनिटी बना लेगी, जैसे वो सेव हो जाएगी, बन के सेव हो जाएगी। और दोबारा जब कोई फिर बैक्टीरिया वायरस आएगा तब वो वाली इम्यूनिटी सिर्फ उसी वायरस के लिए होगी, ना कि कोई दूसरे वायरस के लिए। अब ये क्या कर रही थी, इननेट क्या कर रही थी, किसी प्रकार के वायरस के लिए लड़ रही थी। इसमें सिर्फ स्पेसिफिक वायरस आएगा, पहली बार जाएगा तब वो वैसी इम्यूनिटी बन जाएगी, वैसी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, वो इमेज सॉरी मेमोरी की तरह सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद जब वही प्रकार का बैक्टीरिया वायरस आएगा, सेम आएगा, तो वही इम्यूनिटी जो थी वो एक्टिव होकर उसको डिफेंस के सिस्टम डिफेंस करेगी उससे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, देखो सेलुलर इम्यूनिटी होती है, हीमोरल इम्यूनिटी होती है, ठीक है।
अब लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, देखो टू कैटेगरी, दो टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक तो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, सुना होगा नाम लिम्फोसाइट्स का, तो इनका काम क्या होता है, देखो टी लिम्फोसाइट्स और टी सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेलुलर इम्यूनिटी, मतलब जो सेलुलर इम्यूनिटी होती है ना, वो काहे की थी, हमने भी पढ़ा था, वो नॉन स्पेसिफिक सॉरी स्पेसिफिक इम्यूनिटी की थी, तो टाइप की थी ना, सेलुलर इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो जो सेलुलर इम्यूनिटी थी उसके लिए टी लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो बी लिम्फोसाइट्स होता है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो मतलब जो ह्यूमरल इम्यूनिटी थी उसके लिए बी लिम्फोसाइट, और जो सेलुलर इम्यूनिटी थी उसके लिए टी लिम्फोसाइट, सी टी एच बी। टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, थाइमस में पुरुष बनते हैं। ठीक है, थाइमस बनने के बाद ये चार प्रकार के होते हैं, इनके चारों के फंक्शन बताते हैं। देखो चार प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है हमारा टी लिम्फोसाइट्स, सॉरी हेल्पर टी सेल, एक साइटोटॉक्सिक सेल टी सेल, सप्रेसर एंड मेमोरी टी सेल। तो ये चारों प्रकार के क्या काम होता है इनके, देखो चार होते हैं, तो ये चार हैं। तो टी लिम्फोसाइट्स जो होता है वो चार प्रकार के होते हैं, चारों प्रकार के अलग अलग काम होते हैं। देखो हेल्पर टी सेल जो होती है, तो हेल्पर टी सेल क्या करती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहचानने का काम करती है, प्रेजेंटिंग का काम करती है। ठीक है, तो पहचानेगी, पहचानने के बाद वो क्या करेगी, साइटोटॉक्सिक टी सेल को बताएगी कि भैया इसको मारना है, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल जो होती है वो उसको किल कर देती है। साइटोटॉक्सिक मतलब फैगोसाइटोसिस का काम करके उसको किल कर देती है। किल करने के बाद क्या होता है ना, वो मेमोरी में सेव हो जाता है कि ऐसी बैक्टीरिया आई थी, उसके लिए ये इम्यूनिटी डेवलप हुई है, अब इसको ऐसे सेव रखना है। अगर सेम एज वैसी बैक्टीरिया वायरस या कुछ भी आता है, तो उसके लिए सेम हेल्प वही जो है काम करती है, वो इम्यूनिटी फिर से बनानी नहीं पड़ती, वही एक्टिव होकर किल कर देती है। ठीक है, और उसके बाद एक सप्रेसर टी सेल होती है, तो सप्रेसर टी सेल क्या करती है, सप्रेसर टी सेल का बस एक ही काम होता है कि जो हमारी इम्यूनिटी डेवलप हुई, वो इम्यूनिटी खुद को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए जैसे ही वो पैथोजेंस खत्म हो जाता है, वो पैथोजेंस खत्म मर जाता है, तो सप्रेसर टी सेल जो होती है अपनी इम्यूनिटी को डाउन कर देती है, कहती है, बस भैया अब हमारा काम हो गया है। अब देखो हेल्पर टी सेल को बोलते हैं CD4, CD4 इस पर रिसेप्टर लगे होते हैं। ठीक है, और साइटोटॉक्सिक टी सेल को बोलते हैं CD8। ठीक है, तो CD4 रिसेप्टर की वजह से इसको हेल्पर टी सेल को CD4 बोलते हैं, और साइटोटॉक्सिक टी सेल को CD8 बोलते हैं। फिर आता है बी लिम्फोसाइट्स, तो बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, बी लिम्फोसाइट इज वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द बर्ड्स, मतलब ये एक चिड़िया था उसके बर्ड्स में पाई गई थी। ठीक है, फिब्रियसिस इन बर्ड्स, फिर इसी वजह से इसको बरसात फिब्रियसिस भी बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट्स को। बी मतलब वर्षा, इसलिए बरसात फिब्रियसिस भी बोलते हैं। मैमल्स में कहाँ पाई जाती है, लीवर में पाई जाती है, और बोन मेरो में होती है आफ्टर बर्थ, सॉरी बनती है। बी लिम्फोसाइट दो प्रकार से ट्रांसफॉर्म होती है, एक तो होते हैं प्लाज्मा सेल्स, होती है मेमोरी सेल्स। बी लिम्फोसाइट स्टोर कहाँ होती है, बी लिम्फोसाइट आर स्टोर इन द लिम्फोइड टिश्यू ऑफ लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, बोन मेरो एंड जीआई ट्रैक्ट। एंटीजन, 5 नंबर में एंटीजन पूछ लेता है। एंटीजन आर द सब्सटेंस व्हिच इंड्यूस स्पेसिफिक इम्यूनिटी रिएक्शन इन द बॉडी। एंटीजन आर टू टाइप्स, एंटीजन आर टू टाइप्स, autoantigen or self-antigens present on the body's own cells such as A antigen and B antigens. Foreign antigens or non-self antigens that enter the body from outside. ठीक है, नॉन सेल्फ एंटीजेंस, नॉन सेल्फ रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर ऑन द सेल्फ मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई। टॉक्सिन्स फ्रॉम माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म, मटेरियल फ्रॉम ट्रांसपोर्टेड transplants organs, incompatible blood cells and allergens or allergic substance like pollen grains। ठीक है, अब इम्यूनिटी देखते हैं, तो दोस्तों इम्यूनिटी दो टाइप होती है, एक तो इननेट होती है, एक एक्वायर्ड होती है। इननेट को हम स्पेसिफिक बोलते हैं, एक्वायर्ड को नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं। ठीक है, अब इननेट इम्यूनिटी क्या होती है, नेचुरल प्रेजेंट इन द बॉडी बाई बर्थ, ये हमको नेचुरल प्रेजेंट होती है हमारे बर्थ से। ठीक है, अब ये डेवलप होती है अगर जब कोई इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म में कोई बॉडी शरीर, हमारी बॉडी या शरीर में कोई ऑर्गेनिज्म आता है, तब ये डेवलप होती है, कौन सी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उसके बाद क्या होता है, अब वो तो हो गई, अब ये कैसे बनती है, सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है, एंटीजन को जो प्रेजेंट करने वाली सेल होती है, वो क्या करेगी, इन्वाइट करेगी, मतलब उसको पहचानेगी। फिर क्या होगा, रिलीज ऑफ एंटीजन, एंटीजन रिलीज होगा, फिर प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन टू टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ये पहचानेगी। फिर क्या होगा, टी लिम्फोसाइट क्या करेगी, डेवलपमेंट ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, वो क्या डेवलपमेंट करेगी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। फिर एक्टिवेशन ऑफ हेल्पर टी सेल, फिर वो क्या करेगी, हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट करेगी। एक्टिवेट होने के बाद क्या, साइटोटॉक्सिक टी सेल होती है जो साइटोटॉक्सिक का काम करेगी, फाइकोसाइट मतलब डिस्ट्रक्ट करेगी इन्वेडिंग जो भी आया था। बी लिम्फोसाइट क्या करेगी, बी लिम्फोसाइट करेगी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी, वो ह्यूमरल इम्यूनिटी को डेवलपमेंट करेगी। फिर एक्टिवेट ऑफ बी सेल, वो बी सेल को एक्टिवेट करेगी। बी सेल क्या करेगी, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा सेल, वो प्लाज्मा का फॉर्मेशन करेगी। और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, वो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेगी, और जो ऑर्गेनिज्म होगा वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इम्यूनिटी का हेल्प होता है, ऐसे करती है। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स में बस बेसिक चीजें देखेंगे। प्लेटलेट्स क्या होती है, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। एलिमेंट होता है, क्या करता है, स्मॉल कलरलेस होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये हमारे
जो ब्लड लॉस होता है, जब ब्लीडिंग होती है ना, तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प होता करता है, ठीक है। प्लेटलेट्स वो एक जालीनुमा बना देता है ऐसे ऐसे, इसके ऊपर फिब्रिनोजन लग जाती है और ये क्लॉट बन जाता है, पक्का क्लॉट। उसके बाद जो है ब्लड लॉस बंद हो जाता है। साइज इसका क्या है, 2.5 माइक्रोन होता है, ठीक है। वॉल्यूम इसका 7.5 माइक्रोन से 8 माइक्रोन तक मानी जाती है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या क्या पाया जाता है। तो अल्फा ग्रेन्यूल्स होते हैं इसमें, ओपन कैनालिकुलर सिस्टम होता है, ठीक है। डेंस ग्रेनुल्स होते हैं, ग्लाइकोजेंस होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और मिटोकॉन्ड्रियॉन्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। एक सा फंक्शन होता है एग्लूटिनेशन का। एग्लूटिनेशन क्या होता है, ब्लड क्लॉट का जो पहले वाला स्टेज होती है एग्लूटिनेशन होती है, 3 स्टेज में होता है ब्लड क्लॉट, ठीक है। तो देखो फंक्शन दिए हैं। तो रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, रोल इन क्लॉट रिट्रैक्शन, रोल इन प्रिवेंटिव ऑफ ब्लड लॉस, वही चीजें हैं सारी। रोल इन रिपेयर ऑफ रप्चर ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स रप्चर होती है उसको रिपेयर करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये जब एक समझ लो कि जैसे मैं समझा देता हूँ, जैसे ब्लड वेसल्स है, ये यहाँ से हो गई रप्चर, तो रप्चर हो गई तो ये प्लेटलेट्स इधर आके क्या करेंगी, इकट्ठा हो जाएंगी और क्लोट्स बनाएंगे, इसके ऊपर फिब्रिनोजन लगेगा, क्लोट्स बनाएगा। जब क्लोट बन जाएगा तो खून जो हमारा बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो जब नहीं निकल पाएगा तो वो जो ब्लड वेसल्स होती है वो धीरे 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 क्या होती है, फील हो जाती है, अपने आप हील हो जाती है। अब हमने वहां पे होम्योस्टेसिस पढ़ा था, यहाँ हीमोस्टेसिस पढ़ेंगे। तो हीमो मतलब क्या होता है, हीमो मतलब होता है ब्लड, ठीक। स्टेसिस मतलब क्या होता है, स्टैंडिंग। तो जब हम ब्लड को रोकते हैं, ब्लड को जैसे ब्लड कहीं से ब्लीडिंग होने लगी, ठीक है, तो उसको अगर रोकने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोस्टेसिस बोलते हैं। ये 3 स्टेज में पूरी होती है। देखो क्या है, हीमोस्टेसिस इज डिफाइंड एज अरेस्ट और स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को स्टॉप करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोस्टेसिस, ठीक है। इसके 3 स्टेज होते हैं, एक तो होता है वैसोकंस्ट्रिक्शन, दूसरा होता है प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन, तीसरा होता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। वैसोकंस्ट्रिक्शन मतलब होता है जब हम कभी हमको चोट लगती है, जैसे ये हमारी ब्लड वेसल्स है, और हमको ये हमारी स्किन वगैरह जो भी है ऊपर का फैट वैट स्किन, ठीक है, और ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो जब हमको चोट लगेगी, यहाँ चोट लगी, ये हुई यहाँ से रप्चर, तो रप्चर होगी तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। ब्लीडिंग स्टार्ट होगी जब, तो क्या होगा, सबसे पहले जब ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तो नॉर्मल फिनोमेना है कि ये जो है, ये हमारी ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, मतलब ये यहाँ से ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, दब जाएगी। दब जाएगी तो क्या होगा उससे, इधर से दब जाएगी तो क्या होगा, उससे ब्लड लॉस कम होगा, ठीक है। जब ब्लड लॉस कम होगा तो उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ से ब्लड लॉस कम हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो जहां से ब्लड रप्चर हुई वहां से क्या हो एक्सपोज हो जाएगा कोलेजन। जब कोलेजन एक्सपोज होगा तो ब्लड में जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। कोलेजन एक्सपोज होगा तो क्या होगा, वो सर्कुलेशन में जाएगा और क्या करेगा, वो फिब्रिनोजन को बताएगा कि भैया वहां पे ब्लड लॉस हो रहा है, तो फिब्रिनोजन आके उस पे ऐसे ऐसे वो धागे इकट्ठा करके प्लेटलेट्स पे और क्लोट करेगी। तो क्लोट करेगी तो मतलब एक लोकल क्लोट हो जाएगा, ठीक है। तो लोकल क्लोट हो जाएगा, वही जो है क्या करेगा, हीमोस्टेसिस। अब पढ़ लेते हैं। देखो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन सबसे पहले होगा, तो इमीडिएटली आफ्टर इंजरी द ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट एंड डिक्रीज द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम डैमेज पोर्शन, ठीक है। तो वहां से क्या होगा, वो डैमेज पोर्शन से ब्लड को जो है निकालना को उसको कम करेगा, मतलब इसको लॉस कम करेगा, उसको लोकल फिनोमेना भी बोलते हैं। फिर आता है प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन। तो प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन क्या होगा, प्लेटलेट्स गेट अधेर टू द कोलेजन ऑफ रप्चर ब्लड वेसल्स एंड सेक्रेट्स एडेनोसिन डाइफॉस्फेट्स एंड थ्रोम्बोक्सिन। these two substances attract more and more platelets, मतलब जब ये निकलेंगे, मतलब प्लेटलेट्स को अपनी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। क्या, जो एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट होता है, थ्रोम्बोक्सिन A2 होता है, ये क्या करेगा, प्लेटलेट्स को बहुत ज्यादा अपनी तरफ बुलाएगा, कहेगा भैया आ जाओ यहाँ पे जरूरत है, ठीक है। प्लेटलेट्स वहां आएगी, इकट्ठा होगी आलोस पड़ोस, फिर क्या करेगा, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इकट्ठा होते होते तब फिब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन। क्या होगा, फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट होके, फिब्रिन क्या होता है, फिब्रिन एक धागेनुमा संरचना होती है, धागेनुमा संरचना होती है, ठीक है। तो ये जब प्लेटलेट्स इकट्ठा हो जाएंगी, तो प्लेटलेट्स पे ऐसे ऐसे प्लेटलेट्स इकट्ठा हुई, इसमें धागेनुमा संरचना होगी, वो जाके ऐसे ऐसे कर देगी, तो क्या हो जाएगा, हमारा क्लोट बन जाएगा। पहले तो लोकल क्लोट होगा, वो मतलब ऐसे ही नॉर्मल होगा, उसके बाद जो है वो एक प्रॉपर क्लोट बन जाएगा जो पूरा टाइट हो जाता है। जब टाइट क्लोट बनता है तो उसे कोagulation ऑफ ब्लड कहते हैं, ठीक है। अब कोagulation ऑफ ब्लड कहता है, कोagulation ऑफ आवर क्लोटिंग इज डिफाइंड द प्रोसेस इन विच ब्लड लॉसेस इज फ्लूइडिटी एंड बिकॉज ए जेली लाइक mass few minutes after it is shed out और collected in a container, ठीक है। इसमें 13 फैक्टर होते हैं, इसमें सिर्फ 12 दिए हैं, 13 फैक्टर होते हैं, ठीक है। वो 13 फैक्टर बहुत जरूरी है पढ़ना, वो याद करना। वो 5 नंबर में 13 फैक्टर पूछ लेता है। कौन कौन से हैं, फिब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है, कैल्शियम है, लेवाइल फैक्टर है, प्रेजेंस ये अननोन फैक्टर एक है, ये उसके बाद स्टेबल है, एंटी हीमोफिलिक है, क्रिसमस फैक्टर है, स्टुअर्ट फ्लोवर है, प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है। फिर और आता है एक हेगमैन फैक्टर। कौन सा, हेगमैन,
हेगमैन फैक्टर। और एक लास्ट वाला आता है कौन सा, फिब्रिन स्टेबलाइजर फैक्टर। फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये 13 फैक्टर जो है वो याद करने हैं। हाँ ये है, यहाँ देखो, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर 2 ये और 10 12 11 ये सारे याद करने अच्छे से, 5 नंबर अलग से पूछ लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से हो गए, एक तो होगा फिब्रिनोजन, प्रोथ्राम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, लेवाइल फैक्टर, प्रेजेंस नो मतलब अननोन फैक्टर, स्टेबल एंटी हीमोफिलिक, क्रिसमस फैक्टर, स्टोर प्रोवर फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, एंटीसीडेंट फैक्टर, हेगमन फैक्टर और फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। फिर आते हैं मसल फिजियोलॉजी पे। देखो मसल फिजियोलॉजी में आयुर्वेद में बहुत कम पूछता है। मैं 2 3 चीजें बताऊंगा, बस उनको अच्छे से रट लेना। मसल फिजियोलॉजी में बस उतना ही आता है। एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ मसल, कि मसल होती क्या है, कितने प्रकार की होती है। ठीक है, इनवॉलेंट्री मसल और वॉलेंट्री मसल। ठीक है, उसके बाद डिपेंड अपॉन सिचुएशन, तो 3 टाइप की सिचुएशन के हिसाब से होती है। स्केलेटल मसल होती है, कार्डियक मसल होती है, स्मूथ मसल होती है। ठीक है, कंट्रोल के हिसाब से 2 टाइप की, और सिचुएशन के हिसाब से 3 टाइप की। ठीक, और उसके बाद तुमको मसल प्रॉपर्टी में एक पूरी टेबल ये बहुत अच्छे से तैयार कर लो, पूरा इसी में से आ जाएगा। क्या क्या इसमें तैयार करना है। 3 टाइप की मसल होती है। 3 टाइप की मसल कौन कौन सी, एक तो स्केलेटल मसल होती है। ठीक है, एक कार्डियक मसल होती है, एक स्मूथ मसल होती है। ओके, अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, देखो इस टेबल में। लोकेशन, तो ये कहाँ पाई जाती है, तो स्केलेटल मसल कहाँ पाई जाती है, स्केलेटल मसल एसोसिएट होती है, जुड़ी होती है किससे, हमारी बोन से, हड्डियों से। जितनी भी मसल जुड़ी होती है सारी स्केलेटल मसल होती है। ठीक है, उसके बाद आता है कार्डियक मसल, तो हमारे हार्ट में जो मसल पाई जाती है उसे कार्डियक मसल बोलते हैं। ठीक है, और स्मूथ मसल कहाँ होती है, जितने बारे हमारे विसरल ऑर्गन्स है, एब्डोमिनल ऑर्गन जितने भी हैं स्मूथ ऑर्गन्स, उनमें सारे विसरल ऑर्गन्स में स्मूथ मसल्स पाई जाती है। ठीक है, दूसरी चीज देखनी है हमको, शेप। देखो जो स्केलेटल मसल होती है सिलेंड्रिकल होती है, मतलब गोल होती है। ठीक है, अनब्रांच होती है, इसमें कोई ब्रांच नहीं होती है। और जो कार्डियक मसल होती है वो ब्रांच होती है। देखो ब्रांच क्या, देखो एक मसल है, उससे दूसरी मसल जुड़ी है, फिर उससे तीसरी मसल जुड़ी है, इससे चौथी मसल जुड़ी है। ऐसे ऐसे ब्रांचेस वाली मसल जो होती हैं वो कैसी होती हैं, वो कार्डियक मसल्स होती हैं। ये देखो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, तो ब्रांचेस होने की वजह से आसानी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाती है। लेकिन जो हमारी स्केलेटल मसल है वो सिलिंड्रिकल होती है, अनब्रांच होती है, इसमें कोई ब्रांच नहीं होती, सिंगल सिंगल मसल की फाइब्रेट होती है उसमें। ठीक है, बहुत बहुत जूम होती है, तो बहुत ऐसे ही बता रहा हूँ। ये बात सोचना कि इतने दूर दूर होते हैं। ठीक है, और जो स्मूथ मसल होती है उसमें स्पिंडल शेप अनब्रांच, स्पिंडल शेप होती है और अनब्रांच होती है। स्मूथ मसल भी अनब्रांच होती है, बस इसमें एक चीज याद रखना है कि जो कार्डियक मसल होती हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हीं में ब्रांच होती है, वो ब्रांचेस होती है, बाकी सारी अनब्रांच होती है। लेंथ कितनी हो सकती है, तो देखो लेंथ कितनी, स्केलेटल मसल 1 से 4 सेंटीमीटर होती है, कार्डियक मसल 80 से 100 में होती है, और स्मूथ मसल 50 से 200 माइक्रोन होती है। ठीक, फिर डायमीटर, डायमीटर याद रख पाना तो याद रख लेना, ना याद रखना तो कोई बात नहीं है। नंबर ऑफ न्यूक्लियस, तो देखो सब में एक एक न्यूक्लियस होता है। जो तुम्हारी स्केलेटल मसल होती है उसमें मोर देन 1 होता है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अब क्रॉस स्टेशन, क्रॉस स्टेशन मतलब जो ब्रांचेज होती है उसी में प्रेजेंट होगी, बाकी absent होगी, इसमें भी प्रेजेंट है। ठीक है, फिर होता है माइफेब्रिल, माइफेब्रिल किसमें प्रेजेंट होगी, इन दोनों में, मतलब स्केलेटन और कार्डियक में प्रेजेंट होगी, स्मूथ मसल में एब्सेंट होगी। ठीक है, सेक्रोमियर, सेक्रोमियर पढ़ना है। सेक्रोमियर 5 नंबर में, 10 नंबर, 5 नंबर में बेसिकली पूछा जाता है, जरूर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेक्रोमियर अभी तुमको पढ़ाएंगे थोड़ा, तो वहां समझा देंगे। ठीक है, तो सेक्रोमियर इंपॉर्टेंट होता है। तो सेक्रोमियर दोनों में प्रेजेंट होता है सिवाय स्मूथ मसल के, स्मूथ मसल में सेक्रोमियर नहीं पाया जाता है। ठीक है, फिर आता है फटिक, फटिक मतलब थकती। तो देखो कार्डियक मसल तो कभी थकेगी ही नहीं, स्मूथ मसल तो कभी थकेगी ही नहीं, क्योंकि कार्डियक मसल भाई अगर थक गई ना तो आदमी थक जाएगा, निपट जाएगा आदमी। तो कार्डियक मसल कभी नहीं थकेगी, स्मूथ मसल जो हमारे इंटेस्टाइन में मसल होती है वो कभी थकेगी नहीं। थकने वाली कौन सी है, स्केलेटल मसल। ठीक है, टेटनिस, तो टेटनिस कहाँ कहाँ, देखो कार्डियक मसल में टेटनिस नहीं होगी, बाकी सारी मसल्स में टेटनिस हो सकती है। ठीक है, फिर आते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेबल होती है स्केलेटल मसल में। ठीक है, कार्डियक मसल में स्टेबल होती है, और अनस्टेबल किसमें होती है, स्मूथ मसल में। लास्ट में एक्शन और कंट्रोल देख लेते हैं। तो देखो एक्शन क्या होता है, कंट्रोल से एक्शन जो वॉलेंट्री होता है, हमारी जो स्केलेटल मसल है, हाथों की पैरों की मसल जो होती है स्केलेटल मसल से, हम उनको अपने हिसाब से जिधर चाहे उधर मोड़ सकते हैं। लेकिन कार्डियक मसल हम जो है कभी नहीं मोड़ पाएंगे, वो इनवॉलेंट्री होती है। इनवॉलेंट्री मसल जो हमारी इंटेस्टाइनल मसल होती है, आंत की मसल होती है, वो भी इनवॉलेंट्री होती है, उसको अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं। या तुम कर सकते हो भाई, कर सकते हो तो पता नहीं। बाकी आता है कंट्रोल, तो कंट्रोल क्या, ओनली न्यूरोजेनिक कंट्रोल होता है। मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक जो स्मूथ मसल होती है वो दोनों से कंट्रोल करती है, और जो हमारी स्केलेटल मसल होती है न्यूरोजेनिक होती है, और कार्डियक मसल मायोजेनिक होती है, और जो स्मूथ मसल होती है वो दोनों से कंट्रोल होती है। फिर नर्व सप्लाई, तो नर्व सप्लाई देखो
नर्व सप्लाई जो स्केलेटल मसल होती है सोमैटिक नर्व सिस्टम नर्व सप्लाई उसको करती है, और कार्डियक मसल ऑटोनोमिक होती है। और तो जाहिर सी बात है इसकी भी ऑटोनोमिक होगी, क्योंकि इनको हम अपने आप वॉलंटरी नहीं कर सकते। देखो एक चीज अच्छी बता दूं तुमको, सेक्रोमियर, सेक्रोमियर तुम जितने अच्छे से पढ़ पाना पढ़ लेना, ये रखा ही मिलेगा एग्जाम में, एकदम एकदम पक्का बता रहा हूँ। सेक्रोमियर बहुत पूछा जाता है, पढ़ लेना। मसल्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन एक ही बनता है सेक्रोमियर का। सेक्रोमियर बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आएगा। फिर आता है डाइजेस्टिव सिस्टम से। डाइजेस्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट बहुत, एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें क्या देखेंगे, इसमें 2 4 5 चीजें देखेंगे, बाकी इसमें सारे सिक्रेशन से याद करने वाले हैं, पढ़ाने वाला तो कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। इंट्रोडक्शन, डाइजेशन होता क्या है, तो डाइजेशन प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन into simple chemical substance that can be absorbed and used as nutrient by the body। मतलब डाइजेशन सिस्टम वो होता है जो हमारे कॉम्प्लेक्सस मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जो हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब होकर न्यूट्रिएंट सब्सटेंस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। डाइजेशन सिस्टम जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होकर कहाँ खत्म होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम तक जाता है। इसमें क्या क्या होता है, माउथ होता है, ओरल कैविटी होती है, फेरिंग्स होता है, इसोफाइगस होगा, स्टमक होगा, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या क्या होता है, ड्यूडेनम होगा, जिजोनम होगा, इलियम होगा, ठीक है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, सीकम होगा, अपेंडिक्स होगा, असेंडिंग कॉलन होगा, ट्रांसवर्स कॉलन होगा, डिसेंडिंग कॉलन होगा, फिर क्या होगा, सिग्मोइड कॉलन होगा, फिर रेक्टम और एनल कैनाल होगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में कितनी वाल होती है, देखो ट्रैक में देखो वाल होती है 4, एक है म्यूकस लेयर होती है, एक सब म्यूकस लेयर होती है सबसे, देखो ऐसे समझ लो, ये है, हम एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की वो खोल लिए, मतलब एक आंत की खोल ली, तो इसमें सबसे पहले कौन सी लेयर मिलेगी, म्यूकस लेयर मिलेगी, ये मोटी लेयर होगी म्यूकस की, ठीक है। उसके बाद कौन सी लेयर मिलेगी, सब म्यूकस मिलेगी, ये वाली कौन सी होगी, ये वाली होगी हमारी सब म्यूकस लेयर, ठीक। एक लेयर ये सब म्यूकस होगी, ठीक है। उसके बाद कौन सी होगी, मस्कुलर लेयर होगी, ये वाली मसल्स वाली लेयर होगी, जो हमारी मसल्स थी स्मूथ मसल्स उसकी लेयर होगी। उसके बाद होगी फाइब्रस लेयर, सबसे लास्ट में कौन सी होगी, फाइब्रस लेयर, ये वाली, ये लेयर कौन सी होगी, फाइब्रस वाली लेयर। 4 लेयर होती है, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। ये है, यही दिखाई गई लेयर। सलाइवा, सलाइवा में क्या क्या पाया जाता है, देखो सलाइवा में 99.5% वाटर पाया जाता है, 0.5% जो है इसमें सॉलिड पाया जाता है। तो सॉलिड में भी क्या होगा, ऑर्गेनिक होगा, ऑर्गेनिक होगा और गैसेस होगी। तो ऑर्गेनिक में वो क्या क्या होगा, ऑर्गेनिक में एमाइलेज होगा, माल्टेज होगा, लिंगुअल लाइपेज होगा, लाइसोजाइम्स होंगे, फास्फोटेस होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज होगा, और कैलिक्रेन होगा, ठीक है। अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस म्यूसिन हो सकता है, एल्बुमिन है, प्रोलाइन रिच प्रोटीन, लैक्टोफेरिन, आईजीए हो गया, ठीक है। ब्लड ग्रुप एंटीजेंस होगा, फिर अमीनो एसिड्स होगा, नॉन प्रोटीन प्रोटीन, और उसके बाद इनऑर्गेनिक में वही सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, फास्फोरस। और गैसेस वही 3 गैसेस हो सकते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आते हैं स्टमक। स्टमक में, स्टमक क्या होता है, स्टमक इज द हॉलो ऑर्गन सिचुएशन जस्ट बिलो द डायफ्राम ऑन द लेफ्ट साइड इन द एब्डोमिनल कैविटी। वॉल्यूम ऑफ स्टमक इज 50 लीटर, खाली कितने इसकी वॉल्यूम होती है, 50 ml, ठीक है। अंडर नॉर्मल कंडीशंस इट कैन एक्सपेंड ऑफ एक्यूमुलेशन 1 से 1.5 लीटर तक एक्सपेंड हो सकता है, ठीक है। और 4 लीटर तक एक्सपेंड कर सकता है। उसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ स्टमक, इसमें कितने पार्ट होते हैं, कार्डियक रीजन होता है, फंडस बॉडी और पाइलोरिक रीजन, ठीक है। पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल भी बोलते हैं। इसमें जो गैस्ट्रिक जूस सेक्रेटरी होता है उसमें वही है, वाटर कितना होगा 99.5%, और सॉलिड कितना होगा 0.5%। ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे इसमें, एंजाइम्स होंगे, ठीक है। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का होगा म्यूकस और इंट्रिंसिक फैक्टर होगा। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में देखो, सॉरी, ऑर्गेनिक सब्सटेंस 2 टाइप्स है, एक तो एंजाइम होगा, एक अदर होंगे। तो एंजाइम में कौन सा होगा, पेप्सिन होगा, रेनिन होगा, गैस्ट्रिक लाइपेज होगा, और गैलेटिनेज होगा, और यूरिएज होगा, ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस अदर जो होते हैं, तो म्यूकस और इंट्रिंसिक फैक्टर हो सकता है। और इनऑर्गेनिक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, सोडियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फोरस और सल्फेट होता है, ठीक है। तो डाइजेशन में लगभग लगभग तो हमको वही याद करने हैं सारे, कि कितने जो है सिक्रेशन है, सबके सिक्रेशन ही याद करने हैं डाइजेशन में। सब तुमको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, डाइजेशन में क्या है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट
और एमिनो एसिड्स, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स, इनके डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म अच्छे से पढ़ लेना। आएगा एक ही क्वेश्चन, इसमें से एक जरूर क्वेश्चन पड़ेगा, देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन। रिनल फिजियोलॉजी, रिनल फिजियोलॉजी में बस कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता देता हूँ। ये तो किडनी, किडनी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। बाकी जो आता रहेगा बता दूंगा, किडनी को पढ़। इंट्रोडक्शन, किडनी क्या होती है? Excretion is the process by which the unwanted substance and metabolism waste are eliminated from the body, जिससे हमारे बॉडी के वेस्ट पार्ट, वेस्ट चीजें होती हैं वो बाहर निकलती हैं, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। वो क्या होता है? किडनी होती है, ठीक है। किडनी हमारे वेस्ट पार्ट को एलिमिनेट करती है फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। लार्ज अमाउंट वेस्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स आर प्रोड्यूस इन द टिश्यू ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। In addition, reduce of undigested food, heavy metals, drugs, toxic substance, and pathogenic organism like bacteria are also present in the body, ठीक है। तो जितने भी वेस्ट सब्सटेंस होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए जो ब्लड को फिल्टर का काम करती है, वो कौन करती है? किडनी, ठीक है। फंक्शन ऑफ किडनी क्या है? रोल इन होम्योस्टेसिस, ठीक है, होम्योस्टेसिस में इसका रोल होता है, ठीक है। और हीमोपोएटिक फंक्शन होता है, एंडोक्राइनिक फंक्शन होता है। एंडोक्राइनिक फंक्शन कैसे होता है? किडनी सेक्रेट मैनी हार्मोन सब्सटेंस इन एडिशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन एंड थ्रोम्बोपोइटिन, ठीक है। मतलब ये दो टाइप के हार्मोन सेक्रेट करती है, इरिथ्रोपोइटिन और थ्रोम्बोपोइटिन, ठीक है। रेन सेक्रेट करती है प्रोस्टाग्लैंडिस, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये सब किडनी जो है सेक्रेट करती है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है, ये सब किडनी का फंक्शन होता है, पढ़ना है, ठीक है। ये 5 नंबर में इसके फंक्शन पूछेगा, फंक्शन ही पूछेगा, फंक्शन पूछेगा तो सब लिख सकते हो, स्ट्रक्चर थोड़ी ना इसमें पूछेगा, स्ट्रक्चर आएगी रचना में। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन आ सकता है, नेफ्रॉन अच्छे से पढ़ लेना, इसमें भी कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ लेना, बस ये काफी है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है इसमें एक्सक्रीटरी में, तो यूरिन फॉर्मेशन है। यूरिन फॉर्मेशन जितने अच्छे से पढ़ोगे उतना अच्छा है। यूरिन फॉर्मेशन पूरा 10 नंबर में आ सकता है, 5 नंबर में आ सकता है। यूरिन फॉर्मेशन आएगा, देखो, एक तो तुम्हारा आएगा मूत्र निर्माण प्लस यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। मूत्र निर्माण में तुमको उसमें आयुर्वेद का पोर्शन लिखना है, यूरिन फॉर्मेशन में क्या लिखना है? मॉडर्न का पोर्शन लिखना है। मूत्र निर्माण, वही सुश्रुत का श्लोक याद होगा तो अच्छा रहेगा। आहार रस रसासार सारिनो मलद्रव वाला करके, तो एक टॉपिक अच्छा आता है एसिड बेस बैलेंस, ठीक है, ये कवर करना है। एसिड बेस बैलेंस अच्छे से पढ़ लेना है, एसिड बेस बैलेंस आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभी पूछ सकता है एसिड बेस बैलेंस, ठीक है, तो पढ़ लेना है। प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन की प्रोसेस पूछेगा इसमें, तो इसमें मिक्चुरेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच यूरिन इज वॉइडेड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, मतलब हम अपनी जब यूरिन को बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है यूरिनरी ब्लैडर से, उसको क्या कहते हैं? मिक्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें सारा नर्व का खेल होता है, नर्वस सिस्टम का खेल होता है इसमें मिक्चुरेशन में। तो उसके लिए तुमको उसकी फंक्शनल एनाटॉमी पढ़नी होगी, यूरिनरी ब्लैडर की, यूरेथ्रा की, तब जाके तुम मैक्चुरेशन पढ़ पाओगे, तो उसको अच्छे से कर लो, अभी इतने जल्दी तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि टाइम कम है। 5 नंबर का एंडोक्राइनोलॉजी से आएगा, एंडोक्राइनोलॉजी से 5 नंबर का आएगा, तो उसमें सिर्फ कुछ हार्मोन्स याद करना है, सारे हार्मोन्स जहाँ से सेक्रेट होते हैं, बस और कुछ नहीं इसमें पढ़ना, हार्मोन्स ही पूछता है, ठीक है। कहाँ से कौन से सेक्रेट होते हैं, टेबल देखो, इस टेबल में हार्मोन्स दिए गए, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या क्या सीक्रेट होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है, जीएच होता है, टीएसएच होता है, एसीटीएच होता है, एफएसएच होता है, एलएच होता है, प्रोलैक्टिन होता है। तो ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एड्रेनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन है। ये किससे सेक्रेट हो रहे हैं? ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सेक्रेट हो रहे हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं, एक इंटीरियर फिर पोस्टीरियर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट है वो क्या क्या सेक्रेट कर रहा है? 6 हार्मोन सेक्रेट कर रहा है ऊपर वाले, ठीक है। दूसरा क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसमें से सिर्फ 2 हार्मोन सेक्रेट हो रहे हैं, एक तो एडीएच है, दूसरा ऑक्सीटोसिन है, ठीक है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। तो ये पोस्टीरियर से सिर्फ 2 हैं, पी फॉर 2 और ए फॉर 6, मतलब ए आगे है, आगे है तो मतलब उसमें ज्यादा है, तो ज्यादा हार्मोन कौन किसमें है? एंटीरियर में, ठीक है। फिर आता है थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड में 3 हार्मोन सेक्रेट होते हैं, एक तो थायरोक्सिन है, फिर थ्रीआइडोथायरोनाइन है, कैल्सिटोनिन है, ठीक है। तीन तीन हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। सिर्फ पैराथायराइड है तो उसमें सिर्फ एक हार्मोन पैराथायराइड है, तो पैरा से याद रखना, पैरथ है, पैरथ हार्मोन, ठीक है, पैराथायराइड में पैरथ हार्मोन, ठीक है। फिर पैनक्रियाज से कितने
जो लैंगरहंस होते हैं उनसे पैंक्रियाज में वो होते हैं लैंगरहंस की दीपकाय बोलते हैं। उनसे कौन कौन से सिगरेट होते हैं? इंसुलिन, ग्लूकोजन, सोमेटोसिन और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स। सिर्फ 4 हार्मोन से सिक्रेट होते हैं। फिर एड्रेनल कॉर्टेक्स है, एड्रेनल कॉर्टेक्स से क्या क्या होता है? एल्डोस्टेरॉन और डीऑक्सीकार्टिकोस्टेरॉन, ठीक है। फिर कॉर्टिकोस्टेरॉन स्टेरॉन सॉरी कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरॉन, ठीक है। फिर एड्रोजेंस और एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, सेक्स हार्मोन बोलते हैं। फिर एड्रेनल मेडुला, एड्रेनल मेडुला से क्या क्या सिगरेट होता है? कैटिकोलामाइंस और एड्रेनालाइंस और नॉर एड्रेनालिन और डोपामाइंस। कुछ हार्मोन्स के फंक्शन पढ़ लेना, बस इसमें और ज्यादा नहीं पूछना। हाँ, 5-10 नंबर का पूछ सकता है, लेकिन 5 नंबर का ज्यादातर आता है इसमें से। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत अच्छे से पढ़ना। पिट्यूटरी ग्लैंड पूछ सकता है, देखो मैं बता दूं 2-3 ग्लैंड आती है। एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड आती है, लॉन्ग में आएगी अगर आएगी, ठीक है। लॉन्ग में पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाएगी, अच्छे से पढ़ लेना। कहाँ पाई जाती है, उसके फंक्शन क्या है, मैंने चीजें पढ़ी होती हैं सारी नहीं, ठीक है। और बता रहा हूँ, दूसरी थायराइड, पिट्यूटरी और थायराइड लॉन्ग ग्लैंड, ये अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और एड्रिनल भी आ सकती है, बस 3 ग्लैंड पढ़ना, इसी में से एक आ जाएगी। फिर आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें क्या है? एमआरएस और एफआरएस, ठीक है। तो एमआरएस में क्या क्या पढ़ना है, देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छे से पढ़ लो। स्पर्मेटोजेनेसिस पूछी जाती है, मैक्सिमम आती है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस समझने के लिए ये डायग्राम काफी है। देखो ये कई 3-4 स्टेजेस में होता है। तो पहले प्रोलिफेरेटिव स्टेज है, इसमें इसमें क्या होता है? प्रोलिफेरेटिव में स्पर्मेटोगोनियम जो होते हैं, स्पर्मेटोगोनियम जो हमारे शरीर में होते हैं, वो क्या करते हैं? माइटोसिस कहते हैं। तो माइटोसिस करेंगे तो 2 सेल बनेगी, ठीक है। माइटोसिस में 2 सेल बनेंगे, लेकिन उसके क्रोमोसोम सेम रहते हैं। तो माइटोसिस में 2 सेल कौन बनी? एक सेल बनी ए, ठीक, एक सेल बनी बी। माइटोसिस ए और माइटोसिस बी, मतलब सॉरी माइटोसिस ए टाइप्स ए, माइटोसिस में टाइप्स ए और टाइप्स बी। तो जो ए वाली सेल बनी टाइप्स ए वाली, ये फिर से स्पर्मेटोगोनियम में जो है कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन जो बी वाली होगी, या इसको कन्वर्ट कर लो, देखो, या फिर क्या करो, इसको कन्वर्ट, ये कन्वर्ट हो जाएगी फिर से, ठीक। लेकिन जो बी वाली होगी, बी वाली क्या करेगी? ये टाइप बी वाली फिर माइटोसिस करेगी, तो माइटोसिस सेकेंड करेगी। तो सेकेंड माइटोसिस करेगी जब, तब क्या होगा? ये 2 जगह डिवाइड होगी, ए और बी में, फिर से ए और बी में डिवाइड होगी। तो माइटोसिस किया था, ठीक है। तो इसमें माइटोसिस करने के बाद ये मियोसिस किया। तो मियोसिस में क्या होगा? दो जो अलग अलग सेल्स बनी, अलग अलग सेल्स में वो 23 जो है क्रोमोसोम्स में डिवाइड हुए। तो जो अलग अलग सेल्स बनी, वो फिर से मियोसिस सेकेंड करेंगे। तो मियोसिस सेकेंड करेंगे तो स्पर्मेटिड्स बनेंगे, स्पर्मेटिड्स बनेंगे तो वो 4 हो जाएंगे। उसके बाद वो स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी स्टेजेस आती हैं, मियोसिस फर्स्ट, सॉरी माइटोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड, और उसके बाद स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। स्पर्मेटिड्स के बाद स्पर्म कन्वर्ट हो जाते हैं। ये टेबल काफी है, इस टेबल को सही से पढ़ लेना, इसी में हो जाएगा। समझा तो सकते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन क्या है ना, इतना टाइम नहीं है। अगर समझा चलेंगे ना तो 10 घंटे लेक्चर चलेगा इतना पूरा टॉपिक कवर करने में। तो आज ही पूरा टॉपिक कवर करते हैं, फिर अच्छे से पेपर दे लो, फिर देखते हैं छोटे छोटे वीडियो बना के एक एक टॉपिक का समझाएंगे, ठीक है। एमआरएस में भी वही पढ़ना है तुमको, एमआरएस में भी पूजनेसिस पढ़ना है अच्छे से। पूजनेसिस पढ़ लोगे काम हो जाएगा, और तो ज्यादा कुछ पूछता नहीं है एमआरएस में, एफआरएस में, ठीक है। रिप्रोडक्टिव में पूजनेसिस पढ़ना है, उसमें भी थोड़ी 2 स्टेज में होता है, एक एम्ब्रियो में होती है या एक बाहर प्यूबर्टी टाइप होती है। अब आता है कार्डियक सिस्टम में। कार्डियक सिस्टम में देखो प्रॉपर्टी ऑफ कार्डियक मसल हम पढ़ ही चुके थे, ठीक है। क्या है थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख लेते हैं, बाकी तो आपने पढ़ा ही होगा। कार्डियक साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल में क्या क्या देखेंगे? एक तो डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या होती है? कार्डियक साइकिल डिफाइंड एज द सक्सेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन इवेंट टेकिंग प्लेस इन द हार्ट ड्यूरिंग ईट बीच, ठीक है। इसके इसमें और क्या पढ़ेंगे? कार्डियक साइकिल के फेजेस, तो 2 फेजेस, एक एट्रियल इवेंट होता है, एक वेंट्रिकुलर इवेंट होता है। एट्रियल इवेंट का टाइम कितना होता है? ये 0.8 सेकंड होते हैं। तो एट्रियल सिस्टोल होता है, एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल 0.11 होता है, एट्रियल डायस्टोल 0.69 होता है, मतलब 1 सेकंड का और 7 सेकंड का ऐसे होता है, ठीक है। फिर वेंट्रिकुलर इवेंट होता है, वेंट्रिकुलर इवेंट कितना होता है? वेंट्रिकुलर इवेंट 1.27 होता है, मतलब 3 सेकंड का, 1.53 होता है, मतलब 5 सेकंड का। बाकी ये डायग्राम ये अच्छे से याद कर लेना, ये डायग्राम बना दोगे तो नंबर पूरे मार्क्स इसमें मिल जाते हैं कार्डियक साइकिल में, ठीक है। बस और इसमें कुछ ज्यादा विशेष है नहीं, इतना इतना पढ़ लेना, एक बार इसकी डिफिनेशन एक दो याद कर लेना। अब ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला है,
ये वाला, ये याद कर लेना अच्छे से बस। 5 नंबर में ये तो आता है, कोई 10 नंबर में नहीं पूछ जाएगा, 5 नंबर में पूछा जाएगा। हार्ट साउंड भी कभी भी पूछ लिया जाता है, तो हार्ट साउंड भी पढ़ लेना क्या होता है, कितना टाइप का होता है, फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड, थर्ड हार्ट साउंड, फोर्थ हार्ट साउंड, ये सब क्या होते हैं इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इतना टाइम नहीं जो समझाऊं, टाइम ओवर हो रहा है ना, फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। एक क्वेश्चन और इसमें बहुत आता है, कौन सा आता है, कार्डियक आउटपुट, कौन सा, कार्डियक आउटपुट, बहुत पूछा जाता है, तो कार्डियक आउटपुट अच्छे से पढ़ लेना जहाँ भी हो, मुझे तो मिला नहीं है, देख लेना, कार्डियक आउटपुट बहुत अच्छे से पढ़ना है, 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन है, हाँ, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ई सी जी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आता रहता है, ठीक, 5 नंबर में आता है, ये भी पढ़ना, 4-5 पढ़ रहे हैं, इसमें भी नहीं पढ़ पाओ तो अब क्या कर सकते हैं। फिर आते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम में, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसमें कई टॉपिक अच्छे अच्छे हैं, ठीक है, तो इसमें भी टॉपिक ही बता देता हूँ, अब पढ़ा, टाइम ओवर हो रहा है, देखो 1:20 हो गया है, ठीक है, मुझे भी सोना है। तो इसमें क्या क्या आता है, देखो पल्मोनरी सर्कुलेशन, नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, वेंटिलेशन, एक टॉपिक ये है, वेंटिलेशन आ सकता है, ठीक है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसका मैकेनिज्म आएगा 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 मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, 10 नंबर में भी आ सकता है, इसलिए कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अच्छे से पढ़ लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लंग फंक्शन टेस्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पढ़ लेना है इसमें से। एक क्वेश्चन और है, वेंटिलेशन एंड डेड स्पेस, ठीक है, वेंटिलेशन एंड डेड स्पेस, ये भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक क्वेश्चन और, कौन सा, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। फिर आते हैं नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में भी लिमिटेड है, कुछ ज़्यादा बहुत ऊपर में नहीं है, मैं बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन इसका पढ़ लेना क्या होता है, और इसका ये वाला डायग्राम याद कर लेना है, ये वाला डायग्राम, ठीक है, पूरा, ये नहीं है थोड़ा, पूरा याद करना है ये वाला डायग्राम। इसमें क्या क्या पाया जाता है, और ये ब्रेन के पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन के पार्ट्स से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा ऐसे ही उठा के आ जाएगा कि पार्ट्स ऑफ ब्रेन बताइए, फंक्शन ऑफ ब्रेन, ठीक है, तो ये पूरा याद कर लेना, वो डायग्राम याद कर लेना ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है, इसके फंक्शंस याद कर लेना, बस, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं आता ज़्यादा। फिर आते हैं स्पेशल सेंसस, लास्ट टॉपिक हो गया हमारा। स्पेशल सेंसस में आई जो है, स्ट्रक्चर ऑफ आई, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, आई बहुत आती है, ठीक है, इसमें भी आती है, और एना में भी आई आ सकती है, इसका आई का मतलब ये नहीं आएगा कि स्ट्रक्चर नहीं आएगी, आई का विजुअल आएगा कि कैसे ये देखती है, इसका, इसमें क्या, कैसे इसका देखने का विजुअल प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, वो आएगा। और हाँ, एना में आई बहुत आती है, एना में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, एक क्वेश्चन इसमें स्लीप इंपॉर्टेंट है, विजुअल, ठीक है, और नर्वस में आएगा क्रेनियल नर्व, ठीक है, क्रेनियल नर्व, अच्छे से पढ़ लेना, बहुत पूछ जाती हैं, ये क्रेनियल 13 प्रकार की होती हैं, ठीक है, ये अच्छे से पढ़ लेना, और यहीं पे अपना वीडियो खत्म करते हैं। बाकी अगर कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, सिंगल सिंगल भी पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा, लेकिन यार इतनी लंबे वीडियो में ये सब बताना पॉसिबल नहीं होता ना कि अच्छे से समझा के, अगर आप पूछेंगे तो मैं, अगर चाहेंगे तो अलग अलग वीडियो हर एक पूछ के बना दूंगा, उसके लिए आपको कमेंट करना होगा कि कहाँ कौन सा टॉपिक पे चाहिए वीडियो, कोशिश करूंगा यार अपना बेस्ट देने का, ठीक है, जितना अच्छा हो सकेगा उतना अच्छा दूंगा। बाकी थैंक यू देखने के लिए, गुड नाइट, आप लोगों को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।